अभी आपने एक वीडियो देखी होगी। एक इंसान को जो है भारतीय मूल के एक व्यक्ति को न्यूज़ीलैंड की नागरिकता मिली, तो उसने भारत की टी शर्ट उतारी और न्यूज़ीलैंड की टी शर्ट उसने पहनी हुई थी जिस पर न्यूज़ीलैंड लिखा हुआ था और वो नाचने लगा खुशी से। तो अलग अलग विचार है लोगों के। कोई कह रहा है कि ये तो देश का अपमान है, कोई कह रहा है बहुत अच्छा हुआ है जो वो जा सका है। और सच्चाई ये है कि भारत से निकल के बाहर किसी विकसित देश में बस जाना या वहाँ चले जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंडिया सक्स। वाई इट सक्स। ये सच है। जो इस सच को नहीं मानना चाहते वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या ऐसा है भारत में जो इसे दिन बर दिन और सड़ाता जा रहा है और बुरा हाल होता जा रहा है? सबसे पहले तो बात करते हैं करप्शन की। तो भारत में जो मुंबई का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी काफ़ी हिस्सों में है। बीएमसी अलग है और उसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे महंगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और हालत देखेंगे आप तो हर जगह गड्ढे हैं, ऐसा लोग मुंबई के बताते हैं। वीडियो देखने में आता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस मुंबई के गड्ढों का मजाक उड़ाने लगे हैं। वहाँ पे जो पुल बनता है वो किस तरह से बनता है। तो मतलब बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सड़कें बनानी नहीं आ रही या सड़कें बन नहीं पा रही या इतना पैसा होने के बावजूद पुल ठीक से नहीं बन पा रहा। बात यह है कि बार बार वही सड़कें बना बनाकर उन्हीं सड़कों को सोने का बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। जो भारत में सिविल सर्विसेज की हालत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, वो लूट का पूरा बाजार है। सबको पता है कि ज़बरदस्त करप्शन है। तो ये इतना करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि सिविक फैसिलिटीज़ कुछ है ही नहीं। अभी हरियाणा में कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे, पिछले साल ही चुनाव हुए थे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, हर सड़क पे गड्ढे हैं। बड़े बड़े शहरों को तो छोड़िए, जो दिल्ली के नज़दीक शहर पड़ते हैं उनकी भी यही हालत है। सड़क पे ही कूड़ा फेंका हुआ है, कूड़ा सड़क के ऊपर ही फेंका हुआ है। और वहाँ पर गाय, गाय का बाप, गाय का भाई, गाय का बेटा, गाय का पूरा खानदान जिसे गोवंश कहते हैं, वो सब सड़क पे कूड़ा खाते हैं। और ऐसा है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, जान बचाकर जो है ट्रैफिक से चलना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर्स इतने ऊंचे बनाए जाते हैं कि अगर किसी ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ गाड़ी उछल के ही, या टू व्हीलर्स वालों पर इतना खतरा है कि वो मर सकते हैं, वो उछल के मर सकते हैं। गड्ढे इतने भयानक हैं कि पूछो मत। लोग खुद भी अपनी जान को लेके इतने लापरवाह हैं कि टू व्हीलर्स की तरफ मैं देखती हूँ तो चाहे आदमी हो चाहे औरत, बहुत कम लोग हेलमेट पहनते हैं। मैं हमेशा हेलमेट पहनती हूँ, हमें हेलमेट कभी छोड़ती नहीं, हमेशा उसको एक हैबिट बनाया हुआ है कि हेलमेट पहनना है। लेकिन मेरे जैसे लोग मुझे दिखते ही नहीं हैं। सिर्फ पुलिस के डर से थोड़ा बहुत कोई चालान वगैरह के टारगेट आते हैं, तब जाके लोग हेलमेट पहनना शुरू करते हैं। ये तो है ट्रैफिक का हाल, ये तो है सिविक फैसिलिटीज़ का हाल। रेलवे का हाल कितना बुरा है आप जानते हैं। जब पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेल की खपत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में है, तो वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनें या ज़्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती? लोग भगदड़ में मर जाते हैं। अंधविश्वास इतना फैला हुआ है, पाखंड इतना फैला हुआ है। बिल्कुल कुंभ का क्या बना दिया था, कुंभ का ड्रामा ही बना दिया था, इतना लंबा चौड़ा। और ये हमारा समाज वाली जो बुक मैंने पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि भारत में उस समय जब ये बुक लिखी गई थी तब भी 60 लाख भिखमंगे हैं। तो कास्टिज्म की वजह से लोग अपने मनपसंद का काम नहीं कर पाते, या पारिवारिक दबाव उन पर इतना होता है, इंडिविजुअलिज्म को कुचल दिया गया है। उनका परिवार उनसे अपेक्षा रखता है कि वो ये काम करें, इससे शादी करें, ऐसा जीवन जिएं। इस तरह की दबाव से तंग आकर लोग भगोड़े बन जाते हैं, एस्केपिज्म में चले जाते हैं और भीख मांग के खाना, साधु बन जाना ही चलता रहता है। और साधु बनकर कोई ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता आपको रोटी कपड़ा मकान दे देती है, तो उसके लिए हज़ारों ढोंग करने पड़ते हैं।
कोई नंगा घूम रहा है, किसी ने हाथ ऊंचा करके हाथ का मांस सुखा लिया है, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई मिट्टी पर लेटा हुआ है। ये हज़ारों तरह के ड्रामे चलते रहते हैं। तो पाखंड, अंधविश्वास, होली की तस्वीरें आपने देखी, होली पर ज़बरदस्त महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ये सब होता रहता है। अभी एनसीआरबी का नया डेटा सामने आया है कि जो महिलाएं, कुल महिलाएं जो भारत में आत्महत्या करती हैं, उसमें से 54% महिलाएं घरेलू महिलाएं होती हैं, मतलब हाउसवाइफ्स होती हैं। और मैरिड आदमी जो आत्महत्या करते हैं वो केवल 4% है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है तो पूरी महिलाओं के खिलाफ घृणा फैला देना, हिंसा फैला देना, और ऑनलाइन लिंचिंग कर देना। अब क्राइम की रिपोर्टिंग देखें तो काफ़ी खबरें सामने आती हैं जिसमें महिला क्राइम कर रही है, हस्बैंड को मार रही है, लेकिन कभी भी आप देखिए तरीका क्या है रिपोर्ट करने का, कि वो महिला अकेले हस्बैंड को नहीं मान रही है, वो अकेली उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके साथ एक और आदमी भी है, बॉयफ्रेंड है या प्रेमी है। कभी भी उस आदमी को हाईलाइट इतना नहीं किया जाता कि उसने ऐसा किया, उसने ये प्लानिंग की। जैसे एक महिला है जो मेन राइट एक्टिविज्म का जो है रोटी खाती है, उसका उसने चला दिया है। तो उसने एक महिला का क्राइम उजागर किया, जो कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एक क्राइम की। एक आदमी जो कि खुद को कुंवारा बता रहा था, अपने आप को वो सिंगल बता रहा था, सिंगल बताकर जो वो आदमी आया किसी वेबसाइट पे, जिसे डेटिंग वेबसाइट करते हैं, वहाँ पर वो डेटिंग का ट्राई कर रहा था। इसका मतलब वो शादीशुदा आदमी, बच्चों का बाप, ये ट्राई कर रहा था कि उसको कोई नई लड़की मिल जाए और उसके साथ वो संबंध बनाए। तो उसको जो लड़की मिल रही है सामने से, वो भी एक स्कैमस्टर है। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर आकर जो है ऐसे लोगों को स्कैम करना चाह रही है जो कि बहुत अमीर हैं। तो ये जो बंदा शादीशुदा था, इसने अपने आप को प्रोफाइल में, जो डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें बहुत रिच और सिंगल दिखाया। परिणाम क्या हुआ कि उस लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने उस आदमी को किडनैप कर दिया और फिर बाद में मार डाला फिरौती की रकम के लिए, और फिरौती भी उनको नहीं मिल पाई। अब इसमें क्या है कि कोई महिला अकेली क्राइम नहीं कर रही है, उसके साथ उसके पुरुष मित्र शामिल हैं, बॉयफ्रेंड शामिल हैं, लेकिन सारा का सारा जो ठीकरा है उस महिला पर ही फोड़ दिया गया है। दूसरा, आपने देखा होगा जो अभी महिला ने हत्या की है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, अपने मर्चेंट नेवी वाले पति की, तो ये झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स होने वाला था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। माँ बाप को अच्छे से पता था कि लड़की नशे में पड़ गई है और बिल्कुल इस आदमी के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, लेकिन इस तरह के रिश्ते तुड़वाते नहीं हैं घर वाले, साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं, और उसका परिणाम आपको पता ही है, उसका परिणाम इतना भयानक होता है। तो भारत में हर तरफ क्राइम चल रहा है, करप्शन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, सज़ाओं का क्या सिस्टम है। मैं अभी आपको रिसेंट के कुछ महीने की सज़ाओं की बात बताती हूँ। तो सन 1987 में लास्ट में एक जो लास्ट सती हुई थी, रूप कंवर नाम की महिला, उस महिला के सारे गुनहगारों को बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। 1987 का केस है, कितने साल बाद बरी किया गया है अब। तो कि क्या सिस्टम है इसका जो इतने साल केसेस चलते हैं। अभी प्रज्वल रेवन्ना नाम का एक व्यक्ति था, कर्नाटका में, आपने सुना होगा। 3000 वीडियो प्रूफ्स मिले हैं। उसने 3000 से ज़्यादा जो हैं महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, जो उसके अंडर काम करती हैं या छोटी बच्चियां हैं या बूढ़ी महिलाओं तक को भी उसने नहीं छोड़ा, और अपने क्राइम्स को रिकॉर्ड किया। वो इतना ज़्यादा जो है क्रिमिनल माइंडेड था। अब वो केस कितने साल चलेगा। सिर्फ रूप कंवर का मामला ही नहीं, अभी भंवरी देवी, जिसकी वजह से भारत में ऐसे एक्ट बने कि महिला का वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भंवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से बाल विवाह रोकने का प्रयास कर रही थी। तब जाके जो है उसका उच्च जाति के लोगों ने बलात्कार किया था। और भंवरी देवी का केस में 30 साल बाद ये फैसला आता है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। तो 30 साल, 20 साल, 40 साल, ये इतने बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं। तो अगर किसी इंसान का, अगर कोई व्यक्ति न्याय पाने की उम्मीद करता है, तो भारत में उसे न्याय मिलने की संभावना क्या है। पूरे सबूत होते हुए भी उसको न्याय मिलने की संभावना शून्य है। 20 साल बाद, 25 साल बाद
फैसला आता है कि वो व्यक्ति जो है, जो गुनहगार है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है। हाँ, अगर गरीब है तो शायद उसे सज़ा मिल जाए, लेकिन अगर वो पैसे वाला है तो मतलब ही नहीं। और टाइमली सज़ा, मतलब टाइम पे, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये वाली कहावत चिपकाई जाती है, लेकिन भारत में जस्टिस डिनाइड ही रहता है क्योंकि जस्टिस डिलेड ही है। अब एग्जाम्पल लीजिए ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में एक बीजेपी का भक्त आदमी, और वहाँ की राजनीतिक पकड़ उसकी अच्छी थी, वहाँ का इंडियन डिस्पोरा में वो मशहूर था, जिसे कहते हैं कि मतलब वो काफ़ी मशहूर आदमी था ऑस्ट्रेलिया में भी। वो शब्द मुझे नहीं पता है, डिसप्रूवा क्या कहते हैं, जो भी मोदी जी से मिलता था वो आदमी। वो उस आदमी ने क्या किया कि उसने एक वेबसाइट बनाई और जो महिलाओं को टारगेट किया, जो जॉब सर्च कर रही हैं, जॉब सर्च के नाम पर उसने महिलाओं से संपर्क किया, फिर उनको डेट रेप ड्रग्स देकर उनका यौन शोषण किया और फिर वीडियो भी बनाए। तो उस व्यक्ति का जब वीडियो प्रूफ मिल गए पुलिस को, तो पता है उसे क्या सज़ा हुई है? 40 साल उसे सज़ा हुई है। 1 साल के अंदर उस मुकदमे का फैसला आया है। तो ये है भारत की हालत कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल हाशिए पे है, बिल्कुल चरमरा गई है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गुनाह हो जाए, कोई ज्यादती हो जाए, तो उसे इंसाफ मिलने की ज़ीरो उम्मीद है। आपको पुणे वाला पोर्श केस तो याद ही होगा। एक लड़के ने एक जवान आदमी को, एक जवान औरत को अपनी महंगी गाड़ी से उड़ा दिया, मार दिया, किसी की पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। किसी ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, किसी ने अपनी बेटे को पढ़ा लिखा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, और वो पुणे में नौकरी कर रहे हैं, और दोनों को एक अमीर लड़का 17-18 साल का उड़ा देता है और उसे सज़ा क्या मिलती है कि वो ऐसे लिखे। तो इस तरह की जो बात है कि, और कम्युनल डिसहार्मनी, इतनी ज़्यादा नफ़रतें, इतनी ज़्यादा बकवास, मस्जिदों को तिरपाल लगाना पड़ रहा है क्योंकि मस्जिदों को ये दूषित न कर दें। हमारा समाज में भी ये लिखा था कि हिंदुओं में कोई एकता होती नहीं, हिंदू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो अलग अलग जातियों का समूह है। लेकिन इन्हें कब एकता सूझती है? जब ये सांप्रदायिक पार्टियां इनको रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाती और धर्म के नाम पर भड़का देती हैं और ये मस्जिद के सामने नाचने लग जाते हैं। जी, मस्जिद के सामने नाचने की परंपरा आज़ादी के टाइम से भी पहले से चल रही है, उस समय से चल रही है। तो उस समय से ये कम्युनल डिसहार्मनी चल रही है, जिसे बढ़ावा दे रहा है जो इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें होती हैं, सांप्रदायिक पार्टियां होती हैं। तो भारत में कम्युनल डिसहार्मनी है, भारत में करप्शन है, भारत में जस्टिस डिलेड ही है, यानी जस्टिस डिनाइड ही है। भारत में जो मुकदमे हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर साफ तौर पर कोई खुद के क्राइम को रिकॉर्ड कर रहा है, किसी के खुद के क्राइम का सबूत मिल रहा है, तो भी उसको सज़ा पाने में इतने साल लगेंगे। जिस चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बन जाता है। आपको पता ही है जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो है एक्ट भंवरी देवी की वजह से बना था, और भंवरी देवी को ही न्याय नहीं मिला, रूप कंवर के अपराधियों को ही न्याय नहीं मिला, किसी को, मतलब सब छूट जा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिला। अभी फ़िलहाल ही फैसला आया है कि जो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता कर टीवी में कि उस व्यक्ति के गले पर निशान है, घुटना टूटा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, उसे पक्का मारा गया है। टीवी पर दिखा के जो है सब लोगों को भ्रमित किया गया, और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि उस व्यक्ति की हत्या का कोई भी जो है प्रूफ नहीं लग रहा, उसने स्वयं ही आत्महत्या की है। तो अगर उसने स्वयं ही आत्महत्या की थी, तो उस बेचारी रिया को इस तरह से परेशान करना और उसे काला जादू करने वाली कहना, और इतना न्यूज़ चैनल्स ने उस मुद्दे को उछाला, भड़काया, तो कैसी तो हमारी न्यूज़ मीडिया आ गई है। कम्युनल डिसहार्मनी इतनी बढ़ गई है, करप्शन इतना बढ़ गया है, टीआरपी के लिए मासूमों को सताया जा रहा है। पूरी परेड लगा दी थी इन लोगों की कि सारे के सारे ये ड्रग्स लेते हैं, सारे फिल्म स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स लेके इतने कामयाब कैसे हो सकते हैं? ड्रग्स लेने वाले क्या इतने होश में रहते हैं कि वो 50-50 साल की उम्र तक इतना बढ़िया डांस कर सकें या इतनी ज़्यादा मेहनत का काम कर सकें? और रही बात छोटे मोटे मैरिजुआना वगैरह, ये तो विदेशों में लीगल भी है। थोड़ी बहुत इससे जो है मदद मिल जाए या थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह से आपको पता है नारकोटिक्स ब्यूरो में दीपिका पादुकोण से लेके या चक्रवर्ती से लेके सबकी परेड लगा दी थी। क्या था वो? उसका क्या रिजल्ट हुआ? क्या था? क्या है इंडिया में?
तो इंडिया से बाहर निकलने के बाद लोग क्यों नहीं नाचेंगे? जो इंडिया में रहता है वो वही लोग रह रहे हैं जो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, जो बाहर इसलिए नहीं जा पा रहे कि उनकी रोजी रोटी, उनका कामकाज भारत के अंदर ही है और बाहर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ जाके नौकरी करें। और यहाँ पर ताका झाकी हर किस्म का, मतलब अगर आप एक मेड भी रखते हो, अगर आप एक काम वाली भी रखते हो, तो भी वो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में 50 क्वेश्चन पूछेगी, तब जाके आपके घर में झाड़ू लगाएगी। तो इस तरह का तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं तो अपना काम खुद ही करती हूँ, किसी को ऐसे आने नहीं देती लाइफ में। तो कितना ज़्यादा ये है, 7,000 महिलाएं अभी भी, 7,500 महिलाएं अभी भी दहेज के लिए मारी जा रही हैं। लोगों में सब्र ही नहीं है, दूसरों का पैसा लूट लेने की जो है कोशिश होती है हर जगह पे। तो अब एलिमनी के नाम पर जो है इतना ड्रामा करा जा रहा है, किसी का तलाक हो जाता है तो ये कहते हैं कि इसने एलिमनी ली, एलिमनी ली। मैंने पहले ही आपको बताया एलिमनी जेंडर न्यूट्रल है। एलिमनी उस व्यक्ति को मिलती है जो कम कमाता है, उस व्यक्ति को मिलती है जो परिवार संभालता है, उस व्यक्ति को मिलती है जो काम करने के मौके गंवाता है परिवार संभालने के लिए। अक्सर एलिमनी महिलाओं को इसलिए मिलती है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में उनको ही घर के अंदर रखा जाता है। अब ऐसे केसेस में जब महिला आत्मनिर्भर है और कमा रही है, वर्किंग है, फिर भी उसे एलिमनी क्यों दी जा रही है? क्योंकि उसे उसका स्त्री धन वापस दिया जा रहा है, उसे हर्जाना दिया जा रहा है। भारत में शादियां बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा खर्चा लगता है। अभी कोई धनश्री का जो तलाक है या नताशा का तलाक है या किसी का भी तलाक है, ये महिलाओं को ही कैसे टारगेट करने लग जाते हैं रिश्ता टूटने के लिए या तलाक होने के लिए, या कुछ अगर उन्हें एलिमनी मिली भी है तो जैसे वो लड़की धनश्री, आप अपनी बहन की शादी का सोचिए, खुद की परिवार में किसी लड़की की शादी का सोचिए। लड़की चाहे मिडिल क्लास फैमिली की हो, चाहे रिच क्लास की हो, चाहे टीवी पे आती हो, चाहे मॉडल हो, उसकी शादी में उसके माता पिता का, उसका बहुत खर्चा लगता है। तो क्या वो जब वो रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाए तो क्या वो खर्चा भी वापस नहीं दिया जाएगा जो लड़की के माँ बाप का लगा है? तो ये मतलब बिल्कुल भी, एक तो शादियां ट्रांजैक्शनल हो गई हैं, दिखावेबाजी हो गई है, बहुत ज़्यादा आडंबर के साथ की जाती है। लड़कियों को उनका हक प्रॉपर्टी में नहीं देना चाहते माँ बाप, या बाप नहीं देना चाहते, भाई नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसकी शादी में जानबूझ के ज़्यादा खर्चा करते हैं। कई बार वो जानबूझ के ज़्यादा खर्चा करते हैं, कई बार ससुराल वाले डिमांड करते रहते हैं। और ये जो परंपराएं चली हैं कन्यादान की, फिर कन्यादान के बाद जो बच्चा हो जाए तो छूछक है, फिर हर सावन पे कोथली है, फिर रक्षाबंधन है, फिर भैया दूज है, फिर उस लड़की के भी बच्चे जवान हो जाए, उनकी शादियां हो जाएं तो भात है। ये सारे ड्रामे इसलिए हैं ताकि उसको उसका हक ना दिया जाए। अभी हरियाणा के दिल्ली से लगते हुए क्षेत्र में, गुड़गांव के क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ये फैसला लिया कि उसका जो ज़मीन है वो एनसीआर में आ गया है, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो उसको लगा कि मैंने बेटों के लिए तो सब कुछ किया है, उसने सिर्फ गांव में इतना कह दिया कि मैं अपनी बेटी को भी ज़मीन का कुछ हिस्सा दूंगा। ये सुनना था कि उस लड़की के भाई ने, जिसे ज़मीन का हिस्सा देने की बात चल रही थी, उस लड़की के भाई ने ना केवल अपनी बहन की हत्या कर दी बल्कि अपनी भांजी तक की हत्या कर दी, जो कि सिर्फ 4 साल की बच्ची थी। तो कितना लालच बढ़ गया है, ये क्यों नहीं हो सकता? इतना क्या मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि वो सिंपल शादियां करें और दहेज ना दें, घर का काम भी मिलजुल कर करें और बाहर का काम भी मिलजुल कर करें। और ये जो साथ में रहने का, अभी कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, अब तो जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है। कहाँ ख़त्म हो गई है? 65 से 70% तो भारत अब भी गांव है। उसके अलावा जो रह गया 10-20% जो रह गया वो छोटे शहर हैं। सब एक दूसरे में घुस के ही रहते हैं। सिर्फ बड़े शहरों में ऐसा है, या जिन्होंने अपने पेरेंट्स से पीछा छुड़ाकर जो बेंगलोर चले गए हैं, मुंबई चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। अदरवाइज़ तो सब जगह पे मजबूर किया जा रहा है सास ससुर के साथ रहने के लिए लड़कियों को। क्यों मजबूर किया जा रहा है? जब कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसकी सास की क्या उम्र होती है? कोई भी सास 80 या 90 साल की नहीं होती जिसे तुरंत ज़रूरत हो। एक 50 साल की महिला हाथ छोड़ के बैठ जाती है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत ज़िंदगी में झेल लिया है और अब जो है मैं रिटायर हो गई हूँ और सब कुछ बहू करेगी। और बहू पर हज़ार तरह की, मतलब ज़िंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन वो अपनी बहू पर निकालती है, जिसे एक पैट्रियार्कल बार्गेन
शब्द कहा जाता है। पैट्रियार्कल बार्गेन का मतलब ये है कि उसने पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता की वजह से जितना कुछ जीवन में झेला है, वो एक पुत्र की माँ बनकर, और फिर पुत्र की माँ बनने के बाद वो एक पुत्र की जो है एक पुत्रवधू पाकर वो महिला इतना आडंबर युक्त हो जाती है कि अपनी पुत्रवधू के साथ दुर्व्यवहार करती है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे लोग बहुत कुछ बताते हैं। एक महिला का किस्सा मैं बताती हूँ। उसने अपने पति की और अपनी जो है बेटी की और खुद की बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाकर अपने बेडरूम में लगा दी। उसे लगा कि कम से कम ये बेडरूम तो मेरा है। तो उसकी सास ने अपनी बहन से कहा कि देखो इसने बेडरूम का क्या नाश कर दिया है, मुझे तो ये डेकोरेशन पसंद नहीं है। तो सारी की सारी तस्वीरें बनवाई हुई उतार के गैराज में रखवा दी, पीछे स्टोर रूम में रखवा दी। तो देखिए अब वो उन तस्वीरों के लिए झगड़ा करे। एक लड़की जो शादी करके आई है उसका खुद के बेडरूम तक पर हक नहीं है, पूरे घर पर हक होना तो दूर की बात है। और ये जिस महिला का मैं जिक्र कर रही हूँ, उस महिला की सास जब भी ये वाली बात होती है कि कहीं घूमने जाना है तो सर में दर्द हो जाता है, जब बेटा बहू कहीं बाहर जाए तो सर में दर्द हो जाएगा, सर पे दुपट्टा बांध लेना या ड्रामे करना या खुद उनके साथ जाने का बीच में घुस जाना, कोई डेट नहीं करने देना और कोई दूसरा घर नहीं लेने देना। अगर कोई दूसरा घर की बात करे तो फिर ये कहना कि ये घर किसके लिए, ये घर भी तो तुम्हारा है। ये घर उस औरत का है क्या जिसे अपने बेडरूम में तस्वीरें लगाने का भी हक नहीं। मैंने अभी फ़िलहाल ही कुछ एक ऐसी महिला को देखा जो कि बहुत खुश है, खुश दिखाई दे रही है और अपने पति के साथ उसने बहुत अच्छी तस्वीर लगाई है, अपनी पति के साथ, बेटी के साथ। लेकिन उसकी असलियत हमें पता है, उसकी असलियत सबको पता है कि उसके पति उसे इतना मारता था कि जो है उसको मारने की वजह से, प्रताड़ना की वजह से, सर्दियों के कपड़े नहीं बनवाने की वजह से, उसकी सारी तनख्वाह ले लेने की वजह से, इतना मानसिक दबाव उस पर करने की वजह से उसको 25-26 साल की उम्र में ही पैरालिसिस का अटैक आ गया था। इतना कोई, क्योंकि ये जो हिंसा होती है, ये जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है, जैसे शत्रु पक्ष के पास आप चले गए हो, ससुराल इतनी भयानक जगह हो जाती है वहाँ पर जहाँ पे आप चले गए, जहाँ सब लोग आपके खिलाफ हैं और सब लोग आपसे पूरा काम लेना चाहते हैं और आपकी इज्जत करना तो दूर की बात, मारपीट तक हो जाती है, अपमान दिन रात होता है। तो वो लड़की अब खैर फिजियोथेरेपी की वजह से वो सुधर गई, उसका बॉडी ठीक हो गया और उसने एक मुस्कुराती हुई तस्वीर डाली। लेकिन उस शादी की हकीकत हम सबको पता है। वो हमने देखा कि कैसे उसका हस्बैंड उसको मारता था और वो चोट के निशान लेकर आती थी। तो ये क्या है इस देश में कि शादियों का ऐसा ड्रामा बना दिया गया है, ये जानते हुए कि एक लड़की नशा करती है या ये जानते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड है, माँ बाप धकेल के दूसरे से शादी करा देते हैं, ये जानते हुए कि बेटी मार खा रही है, वो तलाक नहीं करवाते या कोशिश नहीं करते घरेलू हिंसा को ख़त्म करने की। भारत में घरेलू हिंसा को तो स्वीकृति महिलाएं भी देती हैं, उनका भी इतना ज़्यादा जो है बुद्धि इसमें भ्रष्ट है। तो कैसा ये हमने देश बनाया है जिसमें घरेलू हिंसा है, जिसमें दहेज हत्या है। और हिंदुओं का जो बेटियों को ये जो कहते हैं कि ग्रॉक से जब मैंने पूछा कि क्या हिंदू धर्म में मिसोजिनी है, कास्टिज्म है, तो पहले उसने डिनाई किया और फिर बाद में कहा कि हाँ कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें इस तरह की हैं। और लेकिन जो है हिंदू धर्म में देवियों की पूजा भी होती है। ये देवियों की पूजा ना हिंदुओं का पीआर डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, सच्चाई कुछ और है। देवियों की पूजा की जाती है और बेटियों को मारा जाता है। जी हाँ, 60 लाख बेटियां गायब हैं भारत से भ्रूण हत्या की वजह से, और विशेषकर ये बेटियां गायब हुई हैं हरियाणा राज्य से, सबसे ज़्यादा हरियाणा से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह से ये हाल है, विशेषकर जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया वहाँ पर। तो आप देखिए कि बेटियों की पूजा करने वाला समाज लड़कियां पैदा होने पर हत्याएं कर रहा है उसकी, तो किस तरह का क्रूरता है। तो हमारा पीआर डिपार्टमेंट तो है ही कि देवियों की पूजा होती है, लेकिन असलियत बिल्कुल उसके उल्टा है, असलियत बिल्कुल उसके उल्टा है। तो क्यों ना इस देश से निकलने के बाद लोग नाचेंगे।
क्यों नहीं नाचेंगे लोग इस देश से निकलने के बाद? जो व्यक्ति बाहर चले गए हैं, उनको साफ सुथरी सड़कें मिल रही हैं, साफ हवा मिल रही है, सड़क पे गड्ढे नहीं हैं, करप्शन नहीं है। अगर क्राइम उन हो जाए तो न्याय त्वरित है, न्याय की सीमा फिक्स है, मुकदमे की सीमा फिक्स है कि 1 साल में, 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में फैसले हो जाएगा। डिवोर्स टैबू नहीं है, अगर आपस में नहीं बन रही तो डिवोर्स लिया जा सकता है। शादियों का इतना कोई बड़ा आडंबर नहीं है। जो लोग यहाँ से जाते हैं उनका सास ससुर से तो पीछा छूट ही जाता है। तो ये वाला कोई ड्रामा नहीं है कि पेरेंट्स के साथ रहना है। और जो है लड़का लड़की बहुत आज़ाद हैं, बहुत स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति पहले खुद के साथ रहना शुरू करता है, उसके बाद वो अपना परिवार बनाता है। यहाँ तो लड़की को माँ बाप के घर से धक्का मारा जाता है, सीधा वो हस्बैंड के घर में जाती है। उसका खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाती। अभी भी भारत में केवल 30 से 35% महिलाएं ही हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी करती हैं। और इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, यानी कि मेड हैं, झाड़ू पोछा बर्तन मारने वाली हैं, या सड़कों पे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाली हैं। तो आप देखिए कि 90% ला के भी महिलाओं को घरों में धकेल दिया जा रहा है। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पैसे होते हैं किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के परिवार के पास, उतनी ज़्यादा संभावना होती है कि उस घर की महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि घर में पैसे तो आ ही रहे हैं, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम्हारी क्या ज़रूरत है मतलब उसने जो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई पर मेहनत की है, जो उसने इतनी मेहनत की है स्कूल में, कॉलेज में, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि घर में पैसा आ रहा है। तो ये जो है, ये तमाशा जो है फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन को आप मतलब अगर आप चाहो, आपका पार्टनर आपको कहता है और आप लोगों का आपसी सहमति है कि एक पार्टनर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो घर पे रहेगा, वो उनका दोनों इंडिविजुअल्स का, दोनों पार्टनर का इक्वल फैसला होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि सास ससुर दबाव दे रहे हैं या पूरा खानदान दबाव दे रहा है कि आप घर पर बैठो। तो ये जो ड्रामा है, ये जो भारत में हो रहा है, यहाँ से लड़के लड़कियाँ सब भागने के लिए तैयार हैं। जब मैं एक ब्रांच की मैनेजर थी पहले, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनको स्टेटमेंट देनी होती थी फॉरेन कंट्रीज़ में वीज़ा लगवाने के लिए। वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ कोशिश करती थी और उनके ही आइल्स वगैरह क्लियर होते थे, तो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह देने के लिए होते थे। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या कहते थे, तो मैंने एक बार एक पेरेंट से पूछा कि आप खुश हैं, आपकी लड़की तो अभी 18-19 साल की है, तो बाहर जा रहे हैं, तो लोग अपनी बेटी को बस में नहीं बैठने देते। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पुणे में एक महिला का बस में रेप हो गया। फिर से ये ड्रामा, फिर से ये कि सार्वजनिक स्थान ही असुरक्षित हैं, बस नहीं पकड़ सकता कोई। अगर कोई बस पकड़ने जा रहा है तो ये क्राइम हो रहा है। इतने ज़्यादा बेकार जगह बन गई है इंडिया। लेकिन वहाँ क्या है, उस आदमी ने मुझे साफ तौर पर कहा कि बेटा, इंडिया लड़कियों के लिए ज़्यादा अनसेफ है, फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा सेफ़ हैं। अब लोग बोलते हैं वहाँ की पॉपुलेशन देखो, यहाँ की पॉपुलेशन देखो, ये देखो, वो देखो, जो भी देखो, पॉपुलेशन के हिसाब से फिर रखो, पुलिस रखो, जुडिशरी रखो। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नौकरियाँ भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे पुलिस प्रोटेक्शन भी तो ज़्यादा होना चाहिए। पुलिस इतनी कम क्यों है पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन ज़्यादा है का कोई लॉजिक, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रेप ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप क्राइम एंड पनिशमेंट का मैटर सही करो। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों को जेंडर सेंसिटिव करो, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दो, कुछ ना कुछ आप कोशिश करो कि सेक्सुअल क्राइम्स बंद हो। और जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो कोई नहीं कहता कि नॉट ऑल डॉग्स, नॉट ऑल डॉग्स। तब सब जिसको कुत्ता काटा है सब उसकी तीमारदारी में लग जाते हैं कि चलो इंजेक्शन लगवाओ, ये करो, वो करो, मेहनत करो, इसको ठीक करने की कोशिश करो, अरे कुत्ते ने काट लिया। कोई कुत्ते की रेपुटेशन की परवाह नहीं करता। लेकिन एक महिला के साथ ज्यादती हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, तो सब तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन। उसको नहीं देखते कि जिसके साथ बुरा हुआ है उसकी कोशिश की जाए, उसको संभालने की कोशिश की जाए। और जो है अब ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा से ज़्यादा, महिलाओं को संभालने से ज़्यादा उन पुरुषों की रेपुटेशन मायने रखती है। नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन। कोई नहीं कहता नॉट ऑल डॉग्स जब कुत्ते खा लेते हैं तो
सब चिंता करते हैं विक्टिम की, लेकिन यहाँ पर विक्टिम की चिंता नहीं होती। यहाँ पर ये चिंता होती है कि मर्दों की बदनामी ना हो जाए। और ये बदनामी का क्या चक्कर है, 99% सेक्सुअल क्राइम्स तो आदमी कर रहे हैं, तो फिर ये एक जेंडर बेस्ड क्राइम ही हुआ। तो क्यों ना इस पर बात की जाए। नॉट ऑल मैन से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आदमी। और यहाँ तक रेप की बात है, दिल्ली में एक आदमी का ही रेप हो गया, एक आदमी को ऐसे ही मारा गया जैसे निर्भया को मारा गया था, एनएस में रॉड डाल के। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जो रेप है वो आदमी का जायज़ हो। और आदमी का रेप आदमियों ने ही किया है। जी हाँ, जब आदमियों के साथ सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं तो वो सेक्सुअल क्राइम ज़्यादातर केसेस में आदमी ही करते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई बड़ी महिला ने किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया हो, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस जो हैं सेक्सुअल क्राइम्स के आदमी ही कर रहे हैं। तो भारत के आदमी इतने हाइपर सेक्सुअलाइज्ड क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं सेक्स के लिए, इतना ज़्यादा सेक्सुअली रिग्रेसिव कंट्री क्यों है, अरेंज मैरिज का सिस्टम ही क्यों है, सबको वर्जिन वाइफ चाहिए लेकिन सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, ये कैसे चलेगा। गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड से रिलेशन नहीं बनेगा, तो जिससे आप शादी कर रहे हैं वो भी किसी की गर्लफ्रेंड रही होगी। अब एक आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया, इतना ज़्यादा वो जेलस हो गया कि उसकी वाइफ का शादी से पहले किसी और से रिलेशन था। तो इस बात पे ही उसको इतना फील हो गया कि इसका पहले से कोई रिलेशन था। मतलब आप इस काबिल नहीं थे, या आप में ऐसी चार्म नहीं थी, ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपको गर्लफ्रेंड मिल सके, लेकिन आपकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड होता था, इसी जेलसी में मर जाओगे। तो ये क्या नाटक चल रहा है। हर व्यक्ति, हर इंसान भारत में ऐसा लगता है परेशान है। कम्युनल डिसहार्मनी। अब जब मैं राइट विंग चैनल्स को फॉलो करती थी तो वो खोद खोद कि कुरान में ये लिखा है, वो लिखा है, इतनी ज़्यादा ऑब्सीन चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा फतवाए आलमगिरी में इतनी ज़्यादा ऑब्सीन चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा वायलेंस है, ये दिखाते थे। जब मैंने हिंदुइज़्म को पढ़ा, गरुड़ पुराण में पढ़ा, हिंदू धर्म की पहेलियाँ पढ़ी या ऐसी बुक्स पढ़ी, तो पता चला कि हमारे ग्रंथों में भी तो बहुत हिंसा लिखी है, हमारे ग्रंथों में भी तो अश्लीलता लिखी है। महिला खेती है, वो कहेंगे कि महिला खेती है, ऐसा कुरान में लिखा है। सेम चीज़ हिंदुइज़्म में लिखी है, महिला को खेती ही बताया गया है, महिला को क्षेत्र बताया गया है, जो उसमें बीज डालता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भूमि का मालिक उसका पति होता है, बीज चाहे कोई भी डाल दे। इस चीज़ को नियोग कहते थे। मतलब एक महिला के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे किसी और पुरुष से हों, वो उसके पति के बच्चे माने जाएंगे। इसी तरह से कुंती ने बच्चों को जन्म दिया था, इसी तरह से महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर या पहले के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे। तो ये क्या नाटक है कि हमारे धर्म की बुराइयां हम देखें नहीं, हमारे धर्म में जो हिंसा है वो हम देखें नहीं। और रही बात ब्लास्ट की, तो ये ब्लास्ट हो गया ये करते हैं। ये बात सच है कि इस्लाम में काफ़ी हिंसा का वातावरण रहा है, लेकिन आपको पता है कि ब्लास्ट जो है केवल मुस्लिम से रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जहाँ पर चली जाती है, एक्सट्रीम में जो भी चले जाते हैं, वहाँ पर ब्लास्ट होते ही हैं। तो श्रीलंका में भी ब्लास्टिंग होने लगी थी और वहाँ पर तो बुद्धिज़्म था। भारत में भी मालेगांव बम धमाकों पर हिंदू संगठन अभिनव भारत का नाम लगा था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को जेल भी हुई थी। तो ये तालिबान का किस्सा, पाकिस्तान में जो ब्लास्ट होते रहते हैं या भारत में पहले होते रहते थे, उसका तो आपको पता ही है। तो जहाँ पे भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जाएगा वहाँ पे ब्लास्ट होंगे ही। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, रिलीजन एक पर्सनल सब्जेक्ट है, जो करना है करो, उसको इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म में जाने ही नहीं देते। तो क्यों नहीं नाचेगा कोई न्यूजीलैंड की नागरिकता मिलने पर। तो ये थी मेरी रेंट भारत की वर्तमान स्थिति पर। उम्मीद है आपके भी आप विचार इस पर रखेंगे। ये चैनल तो मैंने पर्सनल विचार रखने के लिए ही खोला है, और पर्सनल अटैक करने की बजाय जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है, इस पर आप विचार रखें। जी।